नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी जनमत में। जनमत एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप भाग लीजिए, वोट करिए, नतीजे हम आपको दिखाएंगे जनमत में। जी हां, हर खबर पर पोल लेते हैं और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से इस बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कौन से मुद्दे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। भारत विरोधी राहुल, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है उसको अगर जानना है, यूएस में राहुल गांधी है, क्या कुछ इनके द्वारा कहा गया, किन से मुलाकात की गई, इसके बारे में आपको जानना है तो जनमत में बने रहिए। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले फ्लोर ग्राफिक्स में बात करेंगे तालिबानी फरमान की। बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है और आए दिन तालिबानी फरमान क्यों दिए जा रहे हैं? और ये फरमान तो हिंदू विरोधी है और ये बोल रहे हैं कि भाई पूजा मत करो, पूजा पाठ रोक दो, अजान का समय है। विस्तार से बताएंगे, इनकी जिहादी सोच का पर्दाफाश करेंगे जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर जो है हिंदू आक्रोश पर रोक क्यों? हिमाचल प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, हिंदू जाग गया है। हिंदू अपना विरोध जता रहा था, अब जताएगा और जता रहा है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो मस्जिद है अब वो अवैध है, उसको ढहाने की, उसको हटाने की मांग जनता भी कर रही है और अब तो नेता गिरिराज सिंह जैसे नेता भी कर रहे हैं। ये भी बताएंगे आपको जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे, आईसिस के स्लीपर सेल, हम ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर आपके लिए आए हैं, विस्तार से अगर जानना है तो जनमत में बने रहिए। कुछ देर बाद आईसिस के ऊपर और स्लीपर सेल जो भारत में एक्टिव हैं और कैसे भारत को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, ये मेन मुद्दा ये भी आप समझिए, कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों का आमना सामना हुआ। कुछ ही दिन बाकी हैं अब इलेक्शन में, लेकिन संगीन आरोप दोनों के द्वारा लगाए गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने घुसपैठियों को लेकर क्या कुछ कह दिया वो भी आपको बताएंगे। और क्या कमला हैरिस जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों अलग अलग गुट हैं, कोई इनको पसंद करता है तो कोई उसको, लेकिन ट्रंप को एक तरीके से भारत के करीब माना जाता था। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। क्यों बार बार एक नेता भारत विरोधी ताकतों से मिलता है, उनसे मिलने के बाद देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है? क्यों जानबूझकर ऐसा अतार्किक और विवादित बयान दिया जाता है उनके द्वारा, जिससे देश की राजनीति में हलचल तेज हो जाती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां वे कई लोगों और दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन इस सब पर किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब होती है जब राहुल देश के खिलाफ माहौल बनाते हैं, तर्कहीन बयान देकर देश की अखंडता को खतरे में डालते हैं। आपत्ति तब होती है जब वो देश के दुश्मनों से हाथ मिलाते हैं और गुप्त बैठकें करते हैं। और इस बार के दौरे पर भी राहुल गांधी ने वही किया जिसके लिए वो विख्यात हैं। जी हां, भारत और हिंदुओं से घृणा करने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से राहुल गांधी ने बैठक की। इल्हान उमर का पाकिस्तान के लिए प्यार और इस्लाम परस्ती किसी से छुपी नहीं है। वहीं राहुल गांधी जैसे ही भारतीय सिखों को लेकर अनर्गल बयान देते हैं तो खालिस्तानी आतंकी पन्नू एकदम समर्थन में उतर जाता है। वहीं बांग्लादेश को जलाने वाले और वहां की सत्ता को गिराने वाले अमेरिका के बदनाम डिप्लोमैट डोनाल्ड लू ने भी मुलाकात की। डोनाल्ड लू अमेरिका का बदनाम डिप्लोमैट है, जिसे तख्ता पलट का मास्टर भी कहा जाता है। तो ऐसे में लोगों से मिलना किस ओर संकेत करता है? पहले आपको एक प्रतिक्रिया, एक बाइट सुनाते हैं, वो सुनिए, फिर विस्तार से इसके बारे में और चर्चा करेंगे। देश का विकास उन्होंने पूरे दुनिया में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे, देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जा रहे। हमारी अर्थव्यवस्था, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, तब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम किया है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे 3रे नंबर पे लाएंगे और वहीं पर हम देश को आर्थिक महासत्ता बनाने की ओर जा रहे हैं। और वही विपक्ष के नेता देश को बदनाम कर रहे, देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे। और ये तो कहाँ की देशभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति कहाँ की है? और इसलिए देशभक्त जनता इनको, कांग्रेस को आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, और पूरी तरह फिर एक बार मैं उनके बयान की कड़ी निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। चलिए आपको सुनाते हैं अब कि हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किस तरीके से एक जवाब दिया गया है। Felt safer and more honored than at any time in our history after 1947. And if there has been one time
in our history as a community where we have felt, anxiety is too mild a term, but we have felt a sense of insecurity, and we have felt, in fact, an existential threat. It has been at times when Shri Rahul Gandhi ji's family has been in seats of power. In 1984 mein, a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them and they were burnt alive. These are all documented cases and charge sheets have been filed against those people, and the wheels of justice have taken a long time to grind. So I want to remind Mr. Gandhi that at least in India, the only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. चलिए, आपने हरदीप सिंह पुरी को सुना, आप मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा वो जवाब भी आपको सुनना है. राहुल गांधी जी ने आज अमेरिका में सिखों के प्रति बहुत ही नफरत भरी और भद्दे किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने कहा कि भारत में आज इस बात की लड़ाई है कि सिख दस्तार पहन पाएगा या नहीं, वो कड़ा ककार पहन पाएगा या नहीं, और वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं. मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने जखरिया खान से लेके, अब्दाली से लेके, औरंगजेब से लेके, गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे. हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है. सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता. और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है. ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज बेअदबी है. मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद सिर पर दस्तार सजाकर गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे भारत में दस्तार का वो सम्मान है. इस भारत के अंदर देश के सबसे बड़े पदों के ऊपर, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सेना चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, उन सब के ऊपर सिख बैठे हैं. और हम देश के लोगों को फख्र है, देश के लोगों को मान है सिखों के ऊपर. लेकिन आप अपनी नफरत भरी और गंदी राजनीति के लिए जिस तरह से दस्तार को, कड़े और कृपान को और गुरुद्वारे को आज आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मैं फिर से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और बताना चाहता हूं, आपके मन के अंदर जितनी नफरत है सिखों के प्रति, इसलिए सिखों के कातिल जगदीश टाइटलर. चलिए, आपने प्रतिक्रियाएं सुनी. अब चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि भारत विरोधी कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं. सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन है भारत विरोधी इल्हान उमर, क्योंकि ये जो दौरा है राहुल गांधी का, जो मुलाकातें हैं, इसी पर जब सवाल उठाए गए तो अब जवाब देना भी जरूरी है और ये जानना भी जरूरी है कौन कौन से वो लोग वहां पर शामिल हैं. चलिए, पहली ग्राफिक्स के माध्यम से इल्हान उमर कौन है. 40 साल की इल्हान उमर सोमालियाई अमेरिकी राजनेता हैं. 2019 में, ठीक है, ये तो पहला ग्राफिक्स आपको बताया. 40 साल की ये हैं इल्हान उमर, सोमालियाई अमेरिकी राजनेता ये हैं. ये पहले ग्राफिक्स. और आगे बढ़ते हैं. 2019 में मिनेसोटा से चुनाव जीतकर अमेरिका के निचले सदन में आई, डेमोक्रेटिक पार्टी से रखती हैं नाता और अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम महिलाओं, जो महिला सांसद हैं उनमें से ये एक हैं, तो मुस्लिम सांसद ये हैं. और इसके बाद आगे बताते हैं, और पहली सोमालियाई अमेरिकी नागरिक भी हैं. मूल रूप से वो अफ्रीका की नागरिक भी रही हैं. 1991 में सोमालियाई गृह युद्ध के चलते देश छोड़कर अमेरिका आया था उमर का परिवार. इल्हान के बयानों में आपको बता दें, खास तौर पर जो मुख्य तौर पर जो बात है, उसके बयानों में भारत के प्रति घृणा और पाकिस्तान परस्ती साफ साफ दिखती है. इल्हान उमर कई बार भारत विरोधी रुख अपना चुकी हैं. भारत विरोधी कैसे, वो भी आपको बताते हैं. वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी है. इल्हान ने 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था, तो पाकिस्तान का दौरा करने वाली पाकिस्तान परस्त से मुलाकात हुई राहुल गांधी की. इस दौरान वो पाक अधिकृत कश्मीर भी गई, पीओके गई. भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी. सरकार ने
उमर के पाकिस्तान और पीओके के दौरे को औची राजनीति यहां पर बताया। तो सरकार विरोध कर रही है, भारत सरकार विरोध कर रही है, लेकिन यह मुलाकात की तस्वीर भी आप देखिए। पाकिस्तान सरकार की फंडिंग पर किया था पीओके का दौरा, यानी पाकिस्तान इसको फंडिंग भी करता है। पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार कर चुकी है इल्हान उमर। तो क्या इसलिए दोस्ती, क्या इसलिए मुलाकात? पीएम मोदी की सत्ता में अल्पसंख्यकों के साथ होता है भेदभाव, यह झूठा आरोप भी इल्हान उमर की तरफ से लगाया गया है। मुस्लिम देशों में सेलिब्रिटी है इल्हान उमर, जो भारत का दुश्मन, वो सेलिब्रिटी कहां पर है वो जान लीजिए। दुनिया भर में कट्टरपंथी इस्लाम को आगे बढ़ाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। तो 40 साल की इल्हान उमर, सोमालियाई अमेरिकी राजनेता। और कौन से हैं वो राहुल के और इन सभी लोगों के भारत विरोधी बयान, आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए। सितंबर, बेल्जियम 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत में सब कुछ बदल गया है। भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ गई है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। मार्च 2023, देश का अपमान मैं नहीं मोदी जी करते हैं। जो लोग सरकार के खिलाफ सवाल करते हैं उन पर हमला किया जाता है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। फिर मार्च 2018 में, अगर मैं पीएम होता तो नोटबंदी की फाइल फेंक देता, नोटबंदी नहीं होनी थी, ये वो कह रहे हैं। मार्च 2018 में, भारत अपनी विविधता की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब आजादी खतरे में है, ये सिंगापुर में कहा गया है। कहां कहां भारत विरोधी ये बयान सामने आ जाता है, मोदी का विरोध करते करते। बहरीन में जनवरी 2018 में, भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश को बांटने वाली ताकतें तय कर रही हैं कि आप क्या खाएं क्या नहीं, तो खाएं ना खाएं पर भी ये टिप्पणी आ चुकी है। अमेरिका में सितंबर 2017 में, भारत हजारों सालों से एकता और सद्भाव के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं, ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया सितंबर 2017 में। चलिए, ये तो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताया, क्या बयान सामने आए, राहुल गांधी ने कब ऐसी बातें कही। अब हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको दिखा देते हैं। भारत विरोधी सांसदों से मिलाप राहुल की रणनीति है क्या, ये हमारा प्रश्न था। 94%, 94% लोगों ने कहा हाँ, 6% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि भारत विरोधी सांसदों से मिलाप राहुल की रणनीति है। तो बार बार आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाइए, हर खबर पर आप पोल में भाग लेंगे। आप पोल में भाग लेंगे तो आपका जो मत प्रतिशत आएगा वो हम आपको दिखाएंगे जनमत में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग तो आप ले ही रहे हैं। हर खबर पर हम आपका मत प्रतिशत जो होता है वो दिखाते हैं, तभी ये कार्यक्रम आपके साथ जुड़े हुआ है। ये कार्यक्रम है, ये जनमत है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ट्रंप की, कमला हैरिस की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 56 दिन पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का पहली बार आमना सामना हुआ है। 90 मिनट की डिबेट में दोनों ही प्रतिद्वंदियों ने एक दूसरे पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों और दावों के फैक्ट चेक में दोनों के कई दावे गलत पाए गए हैं। करीब 90 मिनट तक चली प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे की नीतियों की जमकर आलोचना की। इस दौरान दोनों उम्मीदवारों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, सीमा से जुड़ी समस्या, आप्रवासन, अर्थव्यवस्था, कैपिटल हिल दंगे और अबॉर्शन जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हुई। दोनों की बहस में चीन, रूस, इजराइल और ईरान कई बार आए, लेकिन इस बहस की अहम कड़ी जो बनी वो थी घुसपैठियों का मुद्दा। जी हां, इस मुद्दे का जिक्र राष्ट्रपति चुनाव में भी किया जा रहा है। डिबेट के दौरान ट्रंप ने बाइडेन पर हमला बोलते हुए कहा कि बाइडेन सरकार ने अपने कार्यकाल में अवैध प्रवासियों, आतंकवादियों और अपराधियों को अमेरिका में आने दिया है। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। इन लोगों ने इस देश के ताने बाने को नष्ट कर दिया है। अप्रवासियों में ज्यादातर लोगों की तादाद अपराधियों की है। इस वजह से अमेरिका में इस समय क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। ये लोग जेलों और पागलखानों से आ रहे हैं, ये उनके द्वारा कहा गया। जो अमेरिका के लोगों की नौकरियां ले रहे हैं, हमें इन लोगों को बाहर निकालना होगा। आगे ट्रंप ने कहा कि मैंने इस देश की अर्थव्यवस्था को शीर्ष स्तर तक पहुंचाया था, मैं इसे दोबारा
पहुंचाऊंगा, दोबारा इस काम को करूंगा। डिबेट के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बहस हुई। इस पर ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि वॉर रुक जाए। डिबेट में इजराइल गाजा के मुद्दे पर कमला हैरिस ने पुरानी बात ही दोहराई। उन्होंने कहा, इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन यह भी मायने रखता है कि इजराइल ये कैसे कर रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा, हैरिस इजराइल से नफरत करती। क्या कुछ कहा, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो और बेहतर समझ रहे हैं वो बॉर्डर को क्लोज क्यों नहीं करते हैं। आगे ट्रंप ने कहा कि मैंने इस देश की अर्थव्यवस्था को शीर्ष स्तर पर पहुंचाया था, मैं इसे दोबारा करूंगा। डिबेट के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बहस हुई। इस पर ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि वॉर रुक जाए। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। डिबेट में इजराइल गजा के मुद्दे पर कमला हैरिस ने पुरानी बात ही दोहराई। उन्होंने कहा, इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि इजराइल ये कैसे कर रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा, हैरिस इजराइल से नफरत करती है। अगर हैरिस राष्ट्रपति बनती है तो 2 साल में इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, मैं इस समस्या का तेजी से समाधान करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा चुने जाते हैं तो रूस और यूक्रेन युद्ध को भी खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए देखिए, आपने खबर देखी और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। घुसपैठ वाला मामला अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का मुख्य मुद्दा बनेगा क्या? 70% लोगों ने कहा हाँ, 30% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि मुख्य मुद्दा बनेगा। 30% लोग नहीं मानते, लेकिन बहुमत तो कम से कम सहमत है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का मुख्य मुद्दा बनेगा घुसपैठ। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा, हम बात करेंगे राहुल गांधी की, गुरपतवंत सिंह पन्नू की, और क्या बयान दिए गए हैं राहुल गांधी के द्वारा और पन्नू के द्वारा। वॉशिंगटन डीसी में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के हालिया बयानों ने विवाद की एक नई लहर पैदा कर दी है। राहुल ने जोर देकर कहा है, भारत में संघर्ष ये है कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या गुरुद्वारे में जाने की अनुमति दी जाएगी। इन टिप्पणियों पर सिख फॉर जस्टिस सह संस्थापक, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अब प्रतिक्रिया सामने आई है। पन्नू ने गांधी की टिप्पणियों की साहसिक और अग्रणी के रूप में प्रशंसा की है कि भाई बहुत साहसिक टिप्पणी कर दी है। ये सुझाव देते हुए कहा कि वे एसएफजे के वैश्विक खालिस्तान जनमत संग्रह अभियान को मान्यता देते हैं। राहुल की तारीफों के पुलिंदे बांधने वाले पन्नू क्या 1984 भूल गए हैं? खालिस्तान का ढोंगी परचम लहराने वाले पन्नू क्या भूल गए क्या जब एक बड़ा सा पेड़ गिरा था और उस पेड़ के गिरने से सिर्फ सिख भाई ही उसके नीचे दब गए थे? गांधी प्रेम में पन्नू क्या भूल गया कि कैसे बीच चौराहों पर सिखों की पगड़ी उछाली गई थी और शरीर पर टायर डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया था? सिखों के लिए न्याय मांगने वाले पन्नू, क्या तुम भूल गए कि ये राहुल गांधी की पार्टी ही है, कांग्रेस ही है, जिस पर आरोप है कि उसने चुन चुनकर सिखों के केश काटे और हाथों से कड़े उतरवा दिए थे? खैर, इतनी समझ होती तो ये पन्नू आतंकी थोड़ी ना कहलाता। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। And if there has been one time in our history as a community where we have felt anxiety is too mild a term, but we have felt a sense of insecurity, and we have felt, in fact, an existential threat, it has been at times when Shri Rahul Gandhi's family has been in seats of power. In 1984 mein, a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and fires were put around them and they were burnt alive. These are all documented cases and charge sheets have been filed against those people and the wheels of justice have taken a long time to grind. So I want to remind Mr. Gandhi that at least in India, the only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I have ever बना रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू अगर कहे कि भाई बहुत साहसी बयान आ गया है, बहुत अच्छा बयान आ गया है, और सिखों को लेकर जो भी बयानबाजी राहुल के द्वारा कर दी गई है विदेशी धरती पर, वो बिल्कुल सिखों को स्वीकार्य नहीं है। कड़े से लेकर तमाम आज़ादी भारत में सिखों को है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अब हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो आपसे प्रश्न पूछा, क्या आप पन्नू से भी मिलेंगे राहुल गांधी? 95% लोग कहते हैं हाँ, 95%, 5% लोग कहते हैं ना। बहुमत ये मानता है कि शायद मिल सकते हैं राहुल गांधी। जब इतने लोगों से मिल रहे हैं तो क्या अब पन्नू से नहीं मिल सकते? अब एक बार फिर सुदर्शन न्यूज की बात सही साबित होती जा रही है। जी हां, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां हिंदू कटा है, जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां हिंदू कटा है, और जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हुआ वहां वहां गैर मुस्लिमों के पूजा पाठ पर सख्ती या फिर आपको बताएं प्रतिबंध ही लगा दिया गया। जी हां, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश। जैसे ही यहां से शेख हसीना की सत्ता हटती है, वैसे ही सेक्युलरिज्म और संविधान को दरकिनार कर दिया जाता है, लात मार दी जाती है। जहां अब तक मानवता की चैन और भाईचारे का ढोंग चल रहा था, वहां अब गैर मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया गया है। चुन चुनकर गैर मुसलमानों को और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, और अब तो हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर भी फरमान सुना दिए गए हैं, जिसके अनुसार अजान से 5 मिनट पहले सभी प्रकार की पूजा अब बंद करनी पड़ेगी। हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, डर जाएंगे। छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए। आपने खबर देखी और देखिए फरमान वहां पर सुनाए जा रहे हैं, और क्या यहां पर भी सुना दिए जाएंगे? थोड़ा चौंक जाइए, थोड़ा समझ जाइए, थोड़ा समझ जाइए। हमने आपसे प्रश्न पूछा, हिंदुओं का अस्तित्व ही मिटाना चाहते हैं यूनुस, बांग्लादेशी यूनुस? 99% लोग मानते हैं हाँ, 1% ना, मैं कहूंगा लगभग 100% मानते हैं कि हिंदुओं का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं बांग्लादेश में। शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध कंस्ट्रक्शन के विरोध में हिंदू संगठनों ने अपना विरोध जताया, और केवल हिंदू संगठन नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू संगठन कम थे, वहां के आम लोग वहां पर ज्यादा थे। लैंड जिहाद के इस मामले पर पिछले हफ्ते ही हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बयान देते हुए कहा था कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज जब प्रदर्शनकारी मस्जिद का विरोध कर रहे थे, तब हिमाचल पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसा रही थी। ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड कहिए या फिर तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं, और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पर क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है। सवाल है कि जब हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध, तो चलिए हमने आपसे पोल के माध्यम से भी जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। अवैध मस्जिद पर चलना चाहिए क्या बुलडोजर? हमने आपसे प्रश्न पूछा तो आपने बोला 97%, 97% लोगों ने कहा हाँ चलना चाहिए, 3% लोग कह रहे हैं ना, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि बुलडोजर चलना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं मुख्य खबर का। हम बात करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही जिहादी साजिश की। इस साजिश के लिए इस्तेमाल हो रहे टूल किट की पहचान की। पिछले दिनों फ्रांस ने टेलीग्राम के संस्थापक पाउल डुरोव को गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी की वजह से फ्रांस की जो समस्या थी वही समस्या हिंदुस्तान की भी है। हिंदुस्तान में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए आतंक का मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। बारूद से बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के गरीब और बेरोजगार मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी, फिदायीन, हमलावर बनाने की नौकरी दी जा रही है। कट्टर मुस्लिम मौलवी और मौलाना अपनी जहरीली बातों से मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल आतंकी फरहतुल्लाह गौरी के 12 मिनट का जो वीडियो इन आतंकियों के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा रहा है वह खतरनाक है। इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। भारत को तबाह करने के लिए फरहतुल्लाह अपने आतंक का मॉड्यूल तैयार कर उसे इस ग्रुप के जरिए
शामिल जितने भी मुस्लिम युवा जो बेरोजगार हैं उनसे साझा करता है। और नहीं बताऊंगा, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं ताकि आप ज्यादा बेहतर समझ पाएं। फर्जी प्रोपोगेंडे के जाल में फंसाया जाता है और इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को कुर्फ करने वाला, काफिर और दज्जाल बनाते हुए हिंदुओं को मारने की धमकी दी जाती है। आईएसआई द्वारा चलाए जा रहे इन ग्रुपों में तकरीबन 1200 से 1300 मेंबर हैं, जिन ग्रुपों को हर महीने बंद कर अपडेट किया जाता है, जिसके लिए आईएसआई टेलीग्राम वोट का इस्तेमाल करता है। इन ग्रुपों में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम युवाओं को बरगलाने के साथ साथ हिंदू आस्था पर चोट करने, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गलत बातें फैलाकर हिंसा भड़काने और हर तरफ के घातक से घातक हथियार बनाने की सीख दी जाती है। ये जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फरतुल्लाह गोरी के इस बयान के बाद दी है, जिसमें गोरी ने भारत के मुसलमानों को उकसाते हुए भारत की रेल पटरियों को अपना निशाना बनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद इन दिनों भारत में तो आपने देखा किस तरीके का एक मॉड्यूल है, टेरर मॉड्यूल है, क्या जिहादी साजिश जो चल रही है उसके बारे में आपको बताया। फिर हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही जनमत है, हर खबर पर आपसे हम आपकी राय लेते हैं। जिहादी हमलों की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है क्या? 97%, 97% लोग कहते हैं हाँ, 3% लोग कहते हैं ना। बहुमत ये मानता है कि एक साजिश रची जा रही है। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था, बात करेंगे गणपति महोत्सव के बीच कैसे पत्थर चलाए गए हैं। देश भर में गणपति महोत्सव के बीच हिंदू आस्था पर पत्थर चलाने वाले जिहादी त्योहार में लगातार बाधा डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। गुजरात के सूरत और यूपी के लखनऊ के बाद छत्रपति संभाजी नगर से मजहबी तांडव की तस्वीर सामने आई है, जहां जिहादियों ने खुलेआम पत्थरबाजी कर विघ्न डाला है। छत्रपति संभाजी नगर के बिडकिन शहर में गणपति जी की मूर्ति पर पत्थर से हमला कर रहे हैं। सवाल यह है कि आतंकियों के पास इतने हाईटेक और खतरनाक हथियार आए तो आए कहां से, और डर यह है कि इन पर काबू कैसे पाया जाएगा। हाल ही में जिरीबाम जिले में हिंसा हुई है। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हथियारबंद एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में जमकर फायरिंग हुई और 5 लोग मारे भी गए। हिंसा की ताजा घटना दक्षिणी असम से सटे जिरीबाम जिले के सैरो, मोलजोल, रशीदपुर और नंगुचप्पी गांव में हुई है, जहां रुक रुक कर गोलीबारी होती रही, जिसके बाद फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। इलाके में 2 समुदायों के बीच जातीय संघर्ष और बढ़ गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के बंकरों पर हमला कर 5 बंकर तहस-नहस कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर राजधानी इंफाल में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की। आंदोलन के बीच बीरेंद्र सरकार ने इंटरनेट पर रोक लगाई। 5 दिनों तक सर्विस सस्पेंड रहेगी। मणिपुर में ये हालात है, इसके पीछे क्या बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे अमेरिकी कनेक्शन है? क्या मणिपुर में शांति को तार-तार करने के पीछे डीप स्टेट का हाथ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मणिपुर की भौगोलिक स्थिति की वजह से उस पर बहुत से देश गिद्ध की तरह आंखें जमाए बैठे हैं। आधुनिक हथियार, हिंसा की पराकाष्ठा को पार करने वाले दंगे, निर्मम हत्याएं और लगातार बढ़ते तनाव से वहां के बिगड़ते हालात के पीछे कौन है जो मणिपुर की ऐसी भयावह स्थिति। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।